ओके, हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। काफ़ी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बनते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके ऊपर मैं आपको कोचिंग बना के भेज दूँगा PDF, आप उसको करके लाना, फिर क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। और जो कोचिंग को लिखने में ही समय चले जाता है, क्लास में क्लास खराब हो जाता है। तो अभी आपका नेक्स्ट क्लास आने में दे रहे हैं, तो उसमें सारा मैं टाइप करके कोचिंग भेज दूँगा, आप लोग करके लाओ, यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, वो ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा हुआ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग देखें कि कोई एक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहाँ पर एक +1 कूलम चार्ज रखो, हाइपोथेटिकल है, +1 कूलम चार्ज रखो, उसके ऊपर जो नेट फोर्स आया दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंस्टेड अगर आप कहीं Q कूलम चार्ज रखते हो और उसके ऊपर कुछ फोर्स आता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज यदि F/Q, सपोज Q कूलम चार्ज रखने से उसके ऊपर फोर्स आया F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वेक्टर किस कलर, और उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। कितना सिंपल डेफिनेशन है। और हम लोग देखें कि कोई एक +Q कूलम चार्ज के लिए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 1 कूलम चार्ज रखिए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा KQ/r²। K का वैल्यू कितना था, याद है क्या, 9 × 10⁹ इन एयर। इन अदर मीडियम उसका वैल्यू सम वैल्यूज डिवाइडेड रहते हैं। सपोज पानी के अंदर जाएंगे तो इट विल बी 9 × 10⁻9/81, ग्लास के अंदर बाई 6, ऐसे करके चीज़ें बदलता है। वो बातें आपको मैंने नहीं बताया, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला का यूज़ तब आता है जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये साल हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। And till now you are all thinking charge means a point charge. It may be a line charge, it may be a surface, मान लो पूरा बोर्ड चार्ज हो गया। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं जो आपको नहीं बताएगा। हम लोग अभी बात करें सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में। फिर हम लोग देखें कि व्हाट इज फील्ड लाइंस, है ना। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक मासलेस पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ देंगे, वो जिस रास्ते में मूव करेगा, फिर से हाइपोथेटिकल है, मासलेस पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है। अगर मास इतना कम है कि द इनर्शिया फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आप उसको मासलेस कह सकते हो, ठीक है। मासलेस चार्ज पार्टिकल को अगर छोड़ देंगे, वो जिस रास्ते में मूव करेगा उसको कहते हैं फील्ड लाइंस। जैसे कोई हाथी को अगर छत से गिरा देंगे नीचे, तो क्या उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बट इज कंपेयर टू द वेट ऑफ द एलिफेंट दैट इज वेरी स्मॉल, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी बोल देते हो। अब हाथी को और चींटी को एक साथ गिराओगे तो चींटी गिरेगा, बट उसका वेट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी एयर रेजिस्टेंस फोर्स, तो एयर रेजिस्टेंस प्रोमिनेंट हो जाता है। हाथी जल्दी गिर जाएगा, चींटी काफी देर में गिरेगा। यू ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड स्टोन, देयर इज ए डिफरेंस, दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे, क्योंकि कौन सा केस में कौन सा फोर्स प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसे ही बात कर रहा हूँ, जब कोई एक चार्ज फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हैं, वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मूव करने के कारण एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन के कारण स्यूडो फोर्स होता है। इफ द स्यूडो फोर्स इज इग्नोरेबल, देन ओनली द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। If it is not ignorable, it will not move. It will move in a different path. इसलिए बोल रहा हूँ कि if a massless charge particle is released in an electric field from rest, then it will move in a path called the field lines. Field line का मतलब हुआ line of action, line of force और flux, ये सारे नाम से इसको कहा जाता है। समझ में? Lines of action. उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखें। Line of action कहाँ से शुरू होते हैं? They start from the positive charge, they end at the negative charge. समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। दूसरा है, मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा तो आपको पता चलेगा किस किस्म की चीज़ों को आपको दिमाग में हाईलाइट करके रखना है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा हुआ द टैंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो वही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उधर जाएगा, तो दिखाता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चौथा पॉइंट जो हम लोग स्किप किए थे वो ये था कि दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पांचवा क्या था? They never enter into the conductor, they are discontinuous inside the conductor. यही तो थे नहीं। अब ये दोनों पॉइंट क्यों हुआ था बात कर लेंगे, फिर उसके बाद आज कंप्लीट करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आज इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चार्जिंग बहुत सारे तरीके से होता है। पहला तरीका की बात कर रहे हैं, इंडक्शन। There are 3 different methods for charging a body: induction, conduction and robbing। 3 है। इंडक्शन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है।
तो इसमें पहला कंसेप्ट लेते हैं हम लोग। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में ढेर सारे फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इतना गर्म था कि काफ़ी चीज़ें जो है आयनाइज हो गए थे अंदर, वो इलेक्ट्रॉन और एटम्स एक दूसरे से अलग हो गए थे। बहुत सारे फ्री चार्जेस आर अवेलेबल, यू कैन कंसिडर दिस इज ए गुड कंडक्टर। बोले मिट्टी कंडक्टर है, हाँ कंडक्टर है। दिस ग्राउंड अर्थ इज ए कंडक्टर। आप कभी ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके घर में देख लेना। सपोज ये कोई प्लग पॉइंट है आपकी घर का, ठीक है, सपोज ये फेज है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो समझते हो ना, टेस्टर जहाँ ग्लो करेगा। आपको कोई एक बल्ब को ग्लो करवाना है, दिस इज व्हाट इज ए बल्ब, ठीक है। आप क्या करते हो, यहाँ से कनेक्शन देते हो, ग्लो करता है, सिंपल सा चीज। आप एक काम करना, ऐसे कर लेना इसको। आप क्या करोगे, सपोज फिगर बनाने के लिए खाली इधर कर रहा हूँ ताकि ओवरलैपिंग ना हो। सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, जबकि उल्टा आता है। आप इसको कनेक्शन दे दो यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पर जमीन पे, बेयर ग्राउंड पे लोहे का कांटी ले लो, गाड़ लो, आयरन नेल, चम्मच ले लो घर का, मम्मी को छुपा के, और यहाँ पे गाड़ दो, और इसमें चम्मच को आपने गाड़ दिया। थोड़ा पानी दे दो ताकि बेटर कनेक्टिंग हो जाए। फिर ये वायर को लाके इसमें जोड़ो, बॉल बेल लो। यू कैन ट्राई दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। मतलब दिस इज बिहेविंग एज ए बिग कंडक्टर। और ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये कब होगा, ओनली इन केस ऑफ योर सॉकेट, घर में जो है। अब बोलोगे कि कोई एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव को लगा दिए और नेगेटिव को बिना लगा ऐसे करें, नहीं होगा। हम बात करें इलेक्ट्रिक सॉकेट में, बिकॉज ये दिस थिंग्स आर ऑल कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑन द अदर साइड, एट द यूटिलिटी साइड, जहाँ पर बना रहे हैं। मान लो हीराकुद में बन रहा है, तो हीराकुद में भी ना वो लोग इसको ग्राउंड के साथ जोड़े रखते हैं, तो ग्राउंड के अंदर से सर्किट कंप्लीट होता है। कितना दूर देखो ग्राउंड है, उसके अंदर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। करंट तो हरदम क्लोज लूप में जाता है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे वापस आता है। तो यहाँ से तो गया, वापस जाएगा हीराकुद में, और थ्रू दैट, मतलब ग्राउंड बिहेव्स एज ए कंडक्टर। तो दिमाग में ये बैठा के रखो, ग्राउंड बिहेव्स एज ए बिग कंडक्टर। फिर ये बिग कंडक्टर, जब कोई एक बड़ा सा कंडक्टर आपके पास है, कोई दूसरा चार्ज बॉडी को अगर हम इसके साथ लेके टच करवाएंगे तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट। और किसमें ज्यादा चार्ज रहेगा, बड़े में कि छोटे में, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया हैज टू बी सेम। चार्ज पर यूनिट एरिया हैज टू बी सेम, तो दोनों का चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर हुआ, इसका एरिया ज्यादा है तो मेजर चार्ज तो इसमें आ गया। तो कोई भी चार्ज बॉडी को ग्राउंड के साथ जोड़ोगे वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका सारा चार्ज भाग जाएगा। अरे नहीं, कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, रखा है यहाँ पे, इसको एक वायर लेके ग्राउंड के साथ जोड़ दो, सारा चार्ज गायब, सारे चले गए ग्राउंड पे। समझ में, ये दोनों स्टेटमेंट को दिमाग में रखना। इसको कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग, कहते हैं ना। अब मान लो एसी की या फिर कोई एक कूलर है घर में, वो शॉक दे रहा है, तो उसको ग्राउंड के साथ जोड़ देते, सारा उधर ही भाग जाता है, उधर भाग जाता है, आपके पास क्यों नहीं आता है, वो सब देखेंगे क्यों नहीं आता है करंट नेटवर्क में। फिर भी हम लोग इतना जानते हैं कि ग्राउंड इज ए, अर्थ इज ए बिग कंडक्टर, आप इसे मान सकते हो। समझ में। तो वी स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बिकॉज दैट इज ए पार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला हुआ, अर्थ gives is a large conducting body. असलियत में अर्थ का टोटल चार्ज नेगेटिव है, ध्यान रहे। असलियत में वह पूछेंगे अर्थ में टोटल चार्ज कितना है, और नेगेटिव है, ठीक है। प्रूव करने का नहीं, ये डाटा है, जैसे सॉन का डिस्टेंस कितना है, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सारे तरीके एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, ये नेगेटिव है। फिलहाल आप इसको मानो कि अर्थ बिहेव्स एज ए लार्ज कंडक्टिंग बॉडी, देयरफॉर एनी चार्ज्ड कंडक्टर connected to ground gets neutralized by transferring charges to ground। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो कंडक्टर को जोड़ो तो चार्ज शेयरिंग हो ही जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। कोई भी चार्ज बॉडी को अगर हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सपोज ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज कंडक्टर, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज था, आपने इसको क्या किया, ग्राउंड के साथ जोड़ा, ग्राउंड को ऐसे डिजाइन करते, बड़ा लाइन छोटा लाइन छोटा लाइन छोटा लाइन ऐसे करते, दिस इज अर्थिंग कनेक्शन। समझ में, ऐसा बड़ा सा फिर छोटा सा फिर छोटा सा, इसको कहते हैं ग्राउंड कनेक्शन। इसे जोड़ दो तो ये ग्राउंड को ऐसे दिखाते हैं, समझ में। तो इसको अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड,
क्या होगा, चार्जेस ग्राउंड में भाग जाएंगे। चार्जेस ग्राउंड में भाग जाएंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज भाग सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज है क्या? पूरा एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लियो, वो एटम नहीं भाग सकता। तुरंत क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेसिवली प्रेजेंट हियर, दे विल गो टू ग्राउंड। सो व्हाट मूव्स इज द इलेक्ट्रॉन, नॉट द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर में आता है, होल होल का कंसेप्ट आता है, वो अलग चीज है। अपारेंट पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, इट विल अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड एंड विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। फिर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, उसको ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू ग्राउंड। तो इसमें दो किस्म की क्वेश्चन आता है, कितना चार्ज जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये चीजों को करने के लिए थोड़ा सा एक चीज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए कंडक्टिंग बॉडी हैविंग से समथिंग लाइक 16 माइक्रोकूलम चार्ज और नाउ इट इज स्विच्ड ऑन। सपोज फिगर से नहीं बताया जाए कि ग्राउंड को कनेक्ट किया गया, फिगर देख के आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज ग्राउंड कनेक्शन। क्या है? ग्राउंड कनेक्शन। अर्थिंग हो गया है, ग्राउंडेड हो गया है। अर्थिंग वाला वर्ड तो सुनते हो, अर्थिंग हो गया है, ग्राउंड हो गया है। अच्छा, अगर हम स्विच ऑन करेंगे ये स्विच को, क्वेश्चन क्या हुआ, इफ स्विच S is closed, how many electrons will flow? तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? आप कहोगे ये चाहे कैसा भी चीज हो, ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है। देखो ये अगर इंसुलेटर होता, मान लो कोई वुडन ब्लॉक होता और यहाँ पर कोई चार्ज बैठा है, वो कैसे जाएगा? थ्रू वुड इट कैन नॉट मूव, इट्स ए नॉन कंडक्टर। कंडक्टिंग है तब, कंडक्टिंग है तभी न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो ये 16 माइक्रोकूलम का चार्ज को जोड़ दिए, तो आंसर में क्या होगा? पहले आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो कैसे फ्लो करेंगे, कंडक्टर से ग्राउंड में कि ग्राउंड से कंडक्टर में? लेट एनी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्राउंड टू द बॉडी। तो फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा? फाइनल चार्ज on the body is 0, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाता है कुछ भी बॉडी को ज्वाइन करो। तो आप कहोगे तो इसमें ऑलरेडी चार्ज था 16 माइक्रोकूलम का, तो जो चार्ज आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू -16 माइक्रोकूलम। अगर n तो इलेक्ट्रॉन आया, ये अगर इतना जाएगा तो इसके साथ जुड़ेगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। सो आप कहोगे कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? -16 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? -1.6 × 10⁻⁻19 है ना। आप लोग इसको कर सकते हैं। इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आया आंसर? 14। हाँ, you understand this 10 to the power by 1.6 into 10⁻⁻19, 10⁻14 आया क्या? 10⁻14। तो कितना सिंपल सा चीज है, बस मालूम नहीं था, अभी पता चल गया। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर। तो कोई भी बॉडी को ग्राउंड के साथ जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग लाइक दिस, दैट्स ऑल। पॉजिटिव चार्जेस नेवर मूव। आया ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट हम लोग देख लिए ग्राउंड के बारे में, सॉरी, पहला पॉइंट हम लोग देख लिए ग्राउंड के बारे में, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, कंडक्टर exposed to electric field। देखो कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे कंसेप्ट बेस में।
और दिस विल एक्सप्लेन यू कि why lines of flux cannot enter into the conductor, why they are normal to the surface, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। पहले क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, मान लो कि दिस इज ए पीस ऑफ कंडक्टर, मे बी हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, नो एमिटर्स कंडक्टिंग बॉडी। इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? कोई चार्ज। चलो सोचते हैं कोई चार्ज है, ये चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और आपको मालूम है कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है हर जगह। लाइन्स ऑफ फ्लक्स गो लाइक दिस, प्रीवियस क्लास हम लोग देखें है कि नहीं। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और एंड वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फील्ड लाइन्स ऑल्सो। तो बेहतर होगा कि मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बना? कोई चार्ज को अरेंज किया होगा तो ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कंडक्टर को ला के रख दिए, ठीक है। अब क्या होने वाला है? कंडक्टर मतलब क्या है? दैट विच इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइटली बाउंड टू देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट न्यूक्लियस, है कि नहीं। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे दिया, सोचो कि इसकी अंदर की कोई एक चार्ज, ये उसका इलेक्ट्रॉन और ये उसका न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अगर ये E है तो फोर्स कैसे आता है? याद है क्या? EQ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए +1 कूलम चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आएगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो कितना फोर्स आता? वही EQ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब हुआ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को उधर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पेरेंट एटम को छोड़ के भाग के इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लाइटली बाउंड था। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, कोई इंसुलेटर होता, मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड, तो शायद ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सेपरेट नहीं कर पाता। तो लाइटली बाउंड था, छोड़ के इधर आ गया। जैसे ये इधर आ गया, ये एटम क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन। समझाने के लिए, शॉर्टकट मारने के लिए मैं कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव बट द एटम डजंट मूव, यू नो, एटम डजंट मूव। लेकिन इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के भाग गया, तो बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इसके चलते एक फोर्स है और इसको भी चाहिए, दोनों मिलकर खींच लेंगे, वो आ जाएगा इसके पास। ऐसे करते 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 दैट पॉजिटिव चार्ज विल एंड हियर। डोंट थिंक दैट द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग। समझाने के लिए बोल देते हैं कि ऐसे, हाँ ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएगा, ये बोलने का तरीका है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज इज नॉट फिजिकली मूविंग। आर यू गेटिंग? हाँ। तो क्या हो गया? यहाँ पर क्या आया? एक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग? सेम थिंग कीप्स हैपनिंग। ऐसे ऐसे करके चार्जेस आने लगेंगे, ऐसे ऐसे करके चार्जेस इधर भी आने लगेंगे। ये जो चार्जेस यहाँ पर अपीयर करने लगे, दे आर ऑल कॉल्ड फ्री चार्जेस और इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि ये किसी के साथ बंधे हुए नहीं, घर छोड़ के आ गए, ठीक है, और इनको तो ये छोड़ के भाग गया, बस ये अकेला पड़े हैं इधर पॉजिटिव चार्जेस। आर यू गेटिंग? ये सब बोलते हैं फ्री चार्जेस। ये चार्जेस को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। हम लोग लिखेंगे सारा चीज को, पहले समझ लो फिर लिखेंगे एक एक करके। तो पहला स्टेप में जैसे हम इसको एक्सपोज किए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तुरंत यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आने लगे, पॉजिटिव चार्जेस आने लगे। कब तक ऐसे आएंगे? आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। कब तक? तब तक जब तक ये सब के ऊपर फोर्स आ रहा है। अभी देखो ये है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड। अब जानते हो कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पेयर में लाइन्स ऑफ फ्लक्स गो लाइक दिस, और उनके बीच में किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो कैसे होगा? यहाँ पर +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये ढकेलेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इन ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो है अंदर, नो डाउट, वो तो था। लेकिन हुआ क्या? ये जो चार्ज इधर सेपरेट हुए, उनके चलते भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा ना? कौन से डायरेक्शन में बनेगा? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो हम कहेंगे ऐसे बनने लगा कौन? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे चार्ज बढ़ने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। एक समय आएगा ये और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट हो जाएंगे। एक बार इक्विवेलेंट अपोजिट हो गए तो नेट फील्ड क्या हो गया? जीरो। अंदर नेट फील्ड जीरो हो गया तो बाकी जो एटम थे उनके ऊपर फोर्स नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? सो द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन स्टॉप्स। समझ में आ गया? कुछ चार्ज आने के बाद एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर बैलेंस कर देता है। उसके बाद फर्दर और चार्जेस नहीं आते हैं, प्रोसेस स्टॉप्स। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला? यहाँ पर कुछ
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब कोई किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अदरवाइज इंटरप्रेट किए थे, व्हेन द लाइंस ऑफ फ्लक्स आर क्लोज टू ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर अवे फ्रॉम ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब देयर इज नो लाइंस ऑफ फ्लक्स। Lines of flux was a hypothetical thing, the path followed by a massless charge particle when released from rest in an electric field। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अंदर, तो अंदर कोई भी लाइंस ऑफ फ्लक्स नहीं है। हम कहते हैं लाइंस ऑफ फ्लक्स बिकम डिसकंटिन्यूअस इनसाइड द कंडक्टर, अंदर नहीं होते हैं। और ये सारा चीज होने के लिए कितना समय लगता है? ये नहीं कि धीरे धीरे हो रहा है, आज लगा है कल तक हो रहा है। ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन शार्पली फटाफट मूव करते हैं, इजीली मूव करते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो जैसे ही आप एक्सपोज किए, इन सम 10⁻⁻20 सेकंड्स में काम बन गया, मतलब इन नो टाइम थिंग इज डन। इमीडिएटली ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मैं तो आपको प्रोसेस बताया कि ट्रांजिशन में क्या हो रहा है। आर यू गेटिंग? जैसे आप कंडक्टर को लाए, तुरंत ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ? ये जो क्या थे फील्ड लाइंस, ये क्या कर रहे थे? पॉजिटिव चार्ज से निकल के गए थे। ओ माय डियर, लुक एट मी, समझो? हाँ, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स कहाँ से निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। जहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेगा वहीं खत्म हो जाएंगे। ये किसी पॉजिटिव चार्ज से निकल के आ रहे होंगे, ऐसे आ रहे हैं, मतलब वो आएंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज मिला तो यहाँ पे खत्म। तो लाइंस ऑफ फ्लक्स टर्मिनेट हियर एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग? दे आर डिसकंटिन्यूअस इनसाइड द कंडक्टर। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो पहला पॉइंट को लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज देखना है। When conductor is exposed to external electric field, E external, थोड़ा सा रुकें और बताएं, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, समझ में आ रहा ना? Yes, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? आपको कहा बॉडी चार्ज हो गया, लेके आओ बाहर, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? जीरो। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, वो समझना है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? व्हेन कंडक्टर इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EXT, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस are induced on its two opposite surfaces. Opposite surfaces. So, total charge इंड्यूस्ड इज जीरो। कोई पूछेगा कितना चार्ज बना? कुछ नहीं बना, इंड्यूस्ड इज जीरो। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ। तो सारे स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग दिखाएंगे लिख के डायग्रामेटिकली। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। यहाँ पर कोई पीस ऑफ कंडक्टर को आप ला के रखे हो, और यहाँ पर कुछ माइनस क्यू चार्ज बना है, यहाँ पर कुछ प्लस क्यू चार्ज बना है। These are all induced charges, equal and opposite charges. Are you getting? अच्छा, और कंसेप्ट तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेल दिया जाता है। ये टर्म गेट सेपरेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी में जाएंगे। द एक्सटर्नल field lines terminate at the negative charges because the electric field inside conductor is neutralized। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, बढ़िया रहेगा।
external electric field inside conductor is neutralized by effect of electric field of induced charges. Electric field of induced charges. क्या ये स्टेटमेंट समझा पाए हम? सारा चीज को पूरा डिटेल्स में लिखेंगे तो हो सकता है काफी लंबा हो जाएगा. यू विल नॉट बी फीलिंग गुड टू राइट देम ऑल. मैं अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब अंदर कोई फ्लक्स नहीं है. ये चीज समझाने की कोशिश किया. क्या हुआ? अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है. यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी था, जिसको हम ई एक्सटर्नल कहते हैं. और यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस है, उनके चलते इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है. कैसे? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये दोनों मिलके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो. जब तक जीरो नहीं हुआ ये चार्जेस इंडक्शन चलता रहेगा. एक बार जीरो हो गया मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो क्या लिखे? द एक्सटर्नल फील्ड लाइन्स दे कम एंड टर्मिनेट हियर. ये आके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे. एक्सटर्नल फील्ड लाइन्स आके नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके बाहर निकलेंगे. डोंट जस्ट एक्सेप्ट बिकॉज आई एम सेइंग, ट्राई टू फील एंड रियलाइज द थिंग्स. तभी जाके आगे चल के इंडक्शन के जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे. इंडक्शन कैसे होता है तुम्हारा बुक में पढ़ाया जाएगा. कितना चार्ज होंगे, कैसे चार्ज होंगे, वो सारे डिस्कशन ये कंसेप्ट समझने से कर पाओगे. ठीक है. तो ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे गए. तो जो स्टेटमेंट हम लोग देखे थे कि लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर डिसकंटिन्यूअस इनसाइड ए कंडक्टर, नाउ दैट इज वेरीफाइड. ऐसा समझ में? अच्छा, कहानी अब खत्म नहीं हुआ और आगे बढ़ना है. बिट सी, द इंड्यूस्ड चार्जेस आर फ्री चार्जेस. ये क्या है? दे आर ऑल फ्री चार्जेस. फ्री चार्जेस मतलब दे आर फ्री टू मूव. उनका किसी के साथ कोई बंधन नहीं है. फ्री चार्जेस. अभी ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हूं. ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना घर बार छोड़ के आ चुके हैं. इनका किसी के साथ कुछ बंधन नहीं है. फिर भी यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये खींच के रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को खींच के रखा है, पकड़ के रखा है ना. सपोज हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तुरंत भगा देंगे, क्या हो जाएगा? जो चार्ज रख के फील्ड बना रहे थे उस चार्ज को दूर ले लिए, या फिर कंडक्टर को दूर ले लिए. नाउ हियर इज नेगेटिव चार्ज, हियर इज पॉजिटिव चार्ज, और ये इनको छोड़ के आए हैं. तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक फ्रीली मूव कर सकते हैं. तुरंत हो जाएंगे, अपने घर में फिर से बैठ जाएंगे. कोई दोस्त ने झांसा दे के बुलाया, घर छोड़ के भाग के आ गया, बाद में पता चला दोस्त धोखा दे दिया, रास्ते में ही भाग गया, तो फिर वापस घर में ही आएगा. जाएगा कहाँ? आर यू गेटिंग? अगेन टोटल चार्ज बिकम जीरो. अंडर दिस कंडीशन दीज आर ऑल फ्री चार्जेस, बट दे आर ऑल सफरिंग फ्रॉम डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ के भागे, दुखी है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बैठे हुए हैं और ये इनको देख के बैठे हुए हैं. ये अच्छा दोस्त है, बुला रहा है, देखो कितना अट्रैक्शन है, मेरे को कितना प्यार करता है, खींच रहा है ना. वो खुद खींचा जा रहा है, बोला ये खींच रहा है. क्योंकि टेंडेंसी उसका नेगेटिव चार्ज क्या है? क्या है? टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यों बना है? बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज समवेयर. और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है बाय कूलम्ब्स लॉ, और उसको लग रहा है कि ये मेरे को प्यार कर रहा है. कोई प्यार बात नहीं, इट इज जस्ट अपोजिट अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? अब उसमें हुआ क्या? अगर मैं ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड है इसको ग्राउंड के साथ जोड़ देता हूं, अब क्या होगा? जैसे मैं जोड़ूंगा इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देखा कि यहाँ पर ये पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मोमेंट आई स्विच ऑन दे विल पुल इलेक्ट्रॉन्स विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. है कि नहीं? ये चार्ज फ्री चार्ज, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. अब कंडक्टर में टोटल चार्ज क्या है? ओनली नेगेटिव. हो गया ना नेगेटिवली चार्ज? अभी हम बोले हाँ नेगेटिवली चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देते हैं. अब भगा देंगे तो क्या होगा? इट्स ए कंडक्टर विथ नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट नेगेटिव चार्ज विल आल्सो गो टू ग्राउंड. क्या मिलेगा? चार्ज जीरो. तो चार्जिंग करेंगे कैसे? बात समझ में आ रहा है ना? वो भी सोचना है कि इसको चार्ज कैसे करेंगे भाई, कंडक्शन इंडक्शन इस सब तरीके से. तो आपको समझ में आ रहा है? अगर इसको ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. कैसे? पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा? नहीं, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अगर इसको जोड़ने की जगह या इसको जोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाना चाहिए. लेकिन ये फ्री चार्ज होने के बावजूद इसके बंधन में पड़े हुए हैं, ये खींच के रखा है. आर यू गेटिंग?
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच के रखा है, पकड़ के रखा है, इनको सारे को खींच रहा है, इधर पकड़ के रखा है। ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो क्यों जाएंगे ग्राउंड में, ऑलरेडी ये खींचे हुए हैं इसकी तरफ। आर यू गेटिंग? तो जो फार एंड है उसको अगर ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो ही न्यूट्रलाइज होगा, जो क्लोज एंड है वो नहीं होगा। आर यू गेटिंग? दो बोथ ऑफ देम आर फ्री चार्जेस, ये लिखा हूं मैं। द इंड्यूस्ड चार्जेस आर फ्री चार्जेस, ये भी फ्री चार्ज है, ये भी फ्री चार्ज है, बट व्हेन द फार एंड चार्जेस आर कनेक्टेड टू ग्राउंड तो क्या होगा, दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अब ये हरदम ये मत सोचना कि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा के बनाए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर नेगेटिव चार्ज लेके बनाए तो यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, वहां पर नेगेटिव बनेगा। तरीका वही, खाली डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, द इंड्यूस्ड चार्जेस आर फ्री चार्जेस, देयरफॉर if the far end of conductor is connected to ground, the charges thereat are neutralized। क्या बात है, समझ में आया? तो चार्ज न्यूट्रलाइज होता है। वी आर इन ए प्रोसेस टू फाइंड आउट ए मेथड हाउ टू चार्ज ए कंडक्टर बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। क्या बात है, समझ में आया? अच्छा, अभी मुझे चाहिए कि इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज बनाना है इंडक्शन के लिए। अब मैं एक तरीका ढूंढता हूँ कि इसको कैसे नेगेटिव चार्ज करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, ये नेगेटिव चार्ज था, जैसे स्विच ऑन किया ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। पहले मैं स्विच ऑन नहीं किया था, फॉर योर क्लैरिटी मैं थोड़ा सा फिगर को दोबारा ड्रॉ करूँगा ताकि यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये था स्विच, स्विच को आपने क्या किया, कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ। जैसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आप इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया ये स्टेज से ये स्टेज में जा रहे हैं। जैसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, अब आप देखें कि दी चार्जेस आर गॉन, ये चार्जेस और नहीं है, दी चार्जेस आर गॉन, और ये सब चार्जेस यहाँ पे नहीं है। आर यू गेटिंग? नाउ द कंडक्टर इज लुकिंग लाइक दिस, ये चार्ज गायब हो गया। समझ में आ रहा है? ये चार्ज गायब हो गया, ओनली द नेगेटिव चार्ज इज देयर ऑन द कंडक्टर एंड यू आर हैप्पी, यू हैव डेवलप्ड सम नेगेटिव चार्ज इन ए कंडक्टर जो कि एब्सोल्युटली न्यूट्रल था बिफोर यू एक्सपोज इट टू एक्सटर्नल फील्ड। अब मुझे ये नेगेटिव चार्ज को इसमें रखना है, या तो इसको दूर ले लेंगे या फिर इसको दूर ले लेंगे। इसको दूर ले लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर में, एनी चार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, ये भी भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको खोल देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको लेके आएंगे तो चार्ज भागेगा। किधर भागेगा, रास्ता तो है नहीं। नाउ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज एंड व्हेनेवर यू गिव एनी चार्ज टू ए कंडक्टर दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो चार्ज इमीडिएटली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको मिलेगा एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। तो आपको सीक्वेंस याद रहा क्या, कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करना है, पहले उसको एक पॉजिटिव चार्ज के पास लाओ, टच मत करवाओ, टच करने से कंडक्शन हो गया, वो चार्ज शेयरिंग हो, टच नहीं करना, दूर रखना है। उसका फार एंड को ग्राउंड के साथ जोड़ो, फिर ग्राउंड कनेक्शन डिस्कनेक्ट करो, फिर इसको लेके आ जाओ। आर यू गेटिंग द स्टेप्स? वो स्टेप को इधर उधर कर दोगे नहीं होगा, समझ में आ रहा है? और ये स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन जी एडवांस में भी काफी बार आया, वो स्टेप्स को सीक्वेंस को इधर उधर कर दिया होगा, कौन सा सीक्वेंस में विल गेट ए चार्ज, समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर द सीक्वेंसेस, पॉइंट डी में लिखेंगे for charging a conductor by method of induction, first method, दो मेथड बताएंगे अभी, जो बताया मैं आपको फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड भी बताएंगे। चार्जिंग ए कंडक्टर बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, क्या कहेंगे, स्टेप 1 हुआ एक्सपोज इट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल चार्ज जो भी है, कनेक्ट far end to ground, disconnect
दी ग्राउंड कनेक्शन। सर डिस्कनेक्ट करना था तो कनेक्ट किए, क्योंकि हमें मालूम है हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किए थे। कनेक्ट कर दो फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दो, वो इंस्टेंटली हो जाता है सारा चीज, ठीक है। डिस्कनेक्टेड द ग्राउंड कनेक्शन, बिट नंबर 4, remove the electric field. External electric field. Remove external electric field. क्या बातें समझ में आया? कोई बॉडी को चार्ज करने की तरीका क्या है? Are you getting? कोई बॉडी को चार्ज करने की तरीका क्या है? समझ में आया सबको? बोलो क्या करना है। कोई बॉडी को, मान लो कोई एक कंडक्टर है, उसको आप सीक्वेंस बताओ। सपोज हमारे पास कोई एक स्फीयर पड़ा है, न्यूट्रल है, इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है। मैं क्या करूं? विद द हेल्प ऑफ अदर एक्सटर्नल चार्जेस। हाँ, क्या करूं? इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक चार्ज लाएंगे इसके पास। यहाँ पर कौन सा चार्ज लाएंगे? नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। वेरी गुड। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर कौन से चार्ज बनेंगे? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बनने लगे, पॉजिटिव बनने लगे, पॉजिटिव बनने लगे, इधर नेगेटिव। फिर क्या करना है? ये वाला को ग्राउंड के साथ जोड़ना है। थोड़ी सेकंड बाद, 1 सेकंड, मिली सेकंड के बाद उसको निकाल ग्राउंड कनेक्ट करो तो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। टू गिव सम टाइम लैप्स हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यू विल सी ओनली पॉजिटिव चार्जेस आर देयर ऑन द स्फीयर, रेस्ट ऑफ द चार्जेस आर गॉन, दे आर नो मोर देयर। अब इसको भगा तो फिर मिला इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आ गया? इट इज फर्स्ट मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक चीज हमें दिख रहा है कि जो सोर्स चार्ज है और जो इंड्यूस चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल्शन करते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है ना? चार्जिंग बाई कंडक्शन में कोई चार्ज बॉडी को लाया, दूसरे के साथ टच करवाया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे चार्जिंग के बाद। क्योंकि इसमें अगर पॉजिटिव था तो उसको कुछ देगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होता है। चार्जिंग बाई रॉबिंग वो देखेंगे बारी बारी से, सारी चीज में देखेंगे कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्सन होता है। बट बेसिक्स आपके पास है, बताने की क्या जरूरत है? इंड्यूस चार्ज है तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द सोर्स। और ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये वाला एंड को क्यों हम नहीं करते हैं ग्राउंड करने से, क्यों न्यूट्रलाइज नहीं होता है? क्योंकि इनके ऊपर ये इसका फोर्स दबाव है। समझ में आ रहा है? सेकेंड मेथड को देखेंगे। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, चलो वी टेक, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, मैं थोड़ा सुंदर सा कंडक्टर बनाता हूँ। ये कोई कंडक्टर है, चलो ये दूसरा है, इसके साथ टच करते हैं, ये तीसरा है, दे आर ऑल इन कंडक्टर। अभी हुआ क्या है कि ये कंडक्टर अपनी स्टैंड पे बैठा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, तीनों को मैं स्टैंड पे बैठा है। 3 कंडक्टिंग बॉल्स, मे बी सिमिलर साइज, डिसिमिलर साइज, कुछ भी हो, मैं 3 बॉल बनाया, तीनों कंडक्टिंग बॉल। अब मैं अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ तो सोचो कि यहाँ पर कौन से चार्ज निकलेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेंगे, क्योंकि when the conductors are in connection or in contact they behave as a single conductor। सोचो कि ऐसा शेप का एक कंडक्टर है, that's all, क्योंकि कांटेक्ट में है, 3 है लेकिन तीनों तो कांटेक्ट में है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो यहाँ पर कौन से चार्ज अपीयर करेंगे? न्यू चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आए। Where the positive charges will appear? Will they appear here? No. कंडक्टर का फार एंड में, they will be appearing here। Are you getting? बीच में कुछ नहीं। अभी अगर इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं तो इसमें इसका चार्ज इसमें रह गया, इसका चार्ज इसमें रह गया, जाएगा कहाँ? Are you getting? So immediately you charge the 2 balls, एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चार्जिंग हो गया। ये पैसेज टाइप की क्वेश्चंस में आते हैं तो क्या होगा? अभी अगर ये दोनों बॉल को मैं एक दूसरे से सेपरेट कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अभी नेगेटिव चार्ज है, जाएगा कहाँ? जाने के लिए रास्ता नहीं, इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू हैव गॉट 2 balls हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि दिस इज बिहेविंग एज द फार एंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसमें से बीच वाले को निकाल लेते हैं, ये लेते हैं, ये तीनों में से
बीच वाले को भगा देते हैं। अगर ये बीच वाले को हम भगा देते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। अब तो इसमें है सम माइनस क्यू चार्ज, इसमें है सम प्लस क्यू चार्ज। नाउ देयर आर टू चार्ज बॉल्स। दिस इज सेकंड। इसको लिटरली लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना। स्टेप 1 ऐसे रखो, स्टेप 2 में बीच वाले को भगा दो, तो यू आर गेटिंग टू चार्ज। दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बात समझ में आया हो लड़की, समझ में? तो दिस इज हो गया सेकंड केस। इसमें कोई ग्राउंड कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा, और इसमें दो चार्ज बॉडी पाए, उसमें कुछ ग्राउंड में चले जाता था, पॉजिटिव चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज हुआ, ऐसे होता है। ये चार्जिंग में इंडक्शन बड़ा खतरनाक चीज होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाता है। So you go for the two steps. Step 1, step 2, you find there are charges equal and opposite charges. अभी तक तो बीच में फील्ड लाइंस नहीं रहेगा। हाँ, अब यहाँ से तो नहीं, अभी तक कैसे नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर आया, ये खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर ना। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस विल बी देयर एवरीवेयर। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये नहीं कि कंडक्टिंग है, तो फिर ग्राउंड चले जाएगा। नहीं तो मान लो लकड़ी के ऊपर, रबर के ऊपर बैठा दी, ये 40 चार्ज हो गया। नाउ देयर आर टू चार्जेस। ये जो अब यहाँ से लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे से निकल रहे हैं, और या फिर यहाँ से निकल के ऐसे खत्म हो रहे हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन है, एक्सटर्नल फील्ड गैप। सो यू गेट टू चार्ज बॉडी। अगर एक को अकेले लेके जाओगे तो यू विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट, है ना। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ज रखता हूं तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कितना होगा बताने के लिए मुझे आपको गॉस लॉ, एक लॉ है वो बताना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। सोचो कि थोड़ा इधर देखो मेरे भाई, ये जो स्पीयर है यहाँ से फील्ड लाइन से जा रहे हैं ना, दे आर इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो जो यहाँ पे पहुंचेंगे वही खत्म होंगे, जो इधर भाग गया वो तो इधर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर कितना चार्ज होना है, जितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकल रहे हैं, फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं, तो चारों तरफ जा रहे हैं ना। ये लोग थोड़ी इसके नेगेटिव चार्ज में जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन एवरी डायरेक्शन। इन दैट केस अगर इसको मैं पास में लाता हूँ, मोर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल लिंक विद दिस। आर यू गेटिंग? इसको अगर मैं इसको पास में ले आता हूँ, इसको अगर मैं पास में ले आता हूँ, देखो कितने सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स इसको टच कर रहे हैं, मोर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। दूर में ले लिए तो लेस चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। कितना होगा मैग्नीट्यूड, उसको जानने के लिए बहुत कुछ जानना है आपको, अभी नहीं बता सकते। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गॉस लॉ। और गॉस लॉ में भी नहीं पढ़ाते हैं, उसका एप्लीकेशन में आता है, उसे समझ में, गॉस करके साइंटिफिक। अब दो चीज पता चला, पास में होने से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होता है, दूर में होने से कम चार्ज इंड्यूस होता है। इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा वाला है जैसे दिखाएं, पास में रखो जितना पहुंच रहा है, दूर में रखो उतना ही पहुंच रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप के साइज के ऊपर। आर यू फीलिंग इट? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पास लाने से मोर फील्ड लाइन्स आर टचिंग इट, मोर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पास लाओ या दूर लाओ, उतना ही तो लाइन्स, फील्ड लाइन्स उसको लिंक कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है फील्ड लाइन्स के साथ। दूसरा हुआ, छोटा होने से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा कि बड़ा होने से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा? बड़ा होने से मोर फील्ड लाइन्स विल। सिंपल थिंग। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, डिपेंड्स अपॉन द केसेस। आपको फील्ड लाइन्स को देखना है, इसका शेप देखना है, ये सब देख के आपको गेस करना है कि पास रखने से क्या होगा, बड़ा होने से क्या होगा। तरीका अगर समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है, तो फिर क्या होगा आप गेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मत याद रखना कि बड़ा होने से होगा। बोला कि यहाँ पर एक रॉड रखा था ऐसे, और बड़ा वाला रॉड रख देंगे, बढ़ेगा क्या? बड़ा वाला रखने से कहाँ बढ़ेगा? डिपेंड करता है कि कितना एरिया इसको पहुंच रहा है। सो ऐसे स्टेटमेंट मत याद रखो कि बड़ा कंडक्टर होने से ज्यादा ईएमएफ ज्यादा चार्ज इंड्यूस होता है। वो ऑल डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, सोर्स चार्ज, उसका शेप, कंडक्टर का शेप, सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर दिस पर्टिकुलर केस यू क्लियरली सी, व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोज, मोर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड, व्हेन इट इज बिगर इन साइज, मोर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड, and whatever is the charge induced, equal and opposite charge is induced in the other ball also, because total charge induced is always 0. क्या बात समझ में आया? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का दो चीज देखिए, और इस बीच में हम लोग ये भी समझ गए कि व्हाई फील्ड लाइंस कैन नॉट एंटर इनटू ए कंडक्टर। लेकिन दूसरा एक पॉइंट भी था, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं? चलो क्या होता है देखिए। सर, कंडक्टिंग बॉडी बड़ा होने से चार्ज इंड्यूस्ड ज्यादा होता है, तो कौन से बॉडी का साइज के ऊपर डिपेंड करता है तीनों में से?
अरे अब ये छोटा हो बड़ा हो क्या, जो जिसमें चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं चार्ज इसमें इंड्यूस हो रहा है। देखो आई एम गोइंग टू योर पॉइंट, स्टेटमेंट को याद मत रखो कि बड़ा होने से होता है। देखो कि क्या, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये है दूसरा, ये है तीसरा, तीनों के बारे में सोचो। ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, और यहाँ पर अगर हम एक चार्ज रखेंगे तो ऑब्वियसली मोर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा। जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो जितना ज्यादा रहेगा इसके तरफ उतनी ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा इसमें। और यही छोटा हो जाएगा तो छोटा सा चार्ज इंड्यूस होगा, बाकी तो प्लॉट फील्ड लाइंस भाग जाएंगे। गेटिंग? तो किधर से चार्ज करने से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो रहा है कि इधर से दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा एरिया ले रहा है, बाकी फील्ड लाइंस तो भाग रहे हैं, कम इंड्यूस होगा। गेटिंग? आप कोई आयरन नेल को किसी मैग्नेट से खिंचवाना चाहते हो, ये है मैग्नेट, दिस इज व्हाट इज द मैग्नेट, सपोज आई से दिस इज द मैग्नेट। अब वो आयरन नेल को ऐसे रखोगे तो ज्यादा खिंचावाएगा कि ऐसे रखोगे तो ज्यादा खिंचावाएगा? 1 और 2, क्योंकि इसका हर हिस्सा को खींचेगा, इसमें तो यहां से खींचना शुरू करेगा। थोड़ा सा एरिया दोगे, थोड़ा सा एरिया को खींचेगा, कितना ताकत पाएगा? ये पूरा एरिया, अभी ये मैग्नेट इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी, तो जितना ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया रहेगा उतना जोर से खींचेगा। गेटिंग? दैट्स व्हाट। तो एक चीजों को इमेजिन करो, डोंट मेक ए स्टेटमेंट कि बड़ा होने से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होता है। इट डिपेंड्स ऑल अपॉन द सोर्स चार्ज टाइप, नेचर क्या है, उसका शेप क्या है, कंडक्टर का शेप क्या है, कैसे पोजीशन किया गया है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्ट हुआ कि फील्ड लाइंस रीचिंग द कंडक्टर विल इंड्यूस चार्जेस। सर अगर फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रहा है, मतलब छोटा जो तरफ है वो फील्ड लाइंस, मान लो कि यहाँ पर रखे हम चार्ज को, हाँ बोलो, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं ना सर। तो वो जो बड़ा वाला बॉल है एकदम रियर एंड में, तो उसके भी तो एक्सपोज्ड सरफेसेस पे चार्ज है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। डिपेंड कर रहा है कि मान लो कि हम ऐसे रखे हैं कि कुछ तो फ्लक्स हो सकता है कि इसमें भी आके पहुंच जाएंगे, तो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली एक्सपोज हो गया उसमें तो चार्ज इंड्यूस होना ही है। ये भी अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है तो कुछ चार्ज इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। सो केस 1 केस 2 बोथ विल बी मिंगल टुगेदर। हम लोग समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये नहीं कि खाली हर जगह इंडक्शन जो है फर्स्ट मेथड में हो रहा है, सेकंड मेथड में भी हो रहा होगा, लेकिन इसके चलते अगर डायरेक्टली कुछ यहाँ पे पहुंच रहा है उसके चलते जो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा दैट टोटल चार्ज इज जीरो। टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज जीरो। मान लो ये जो डायरेक्टली कुछ फ्लक्स आके यहाँ पर पहुंच रहा है उसके चलते क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो गया, तो प्लस क्यू डैश भी तो होगा। डायरेक्ट एक्सपोजर में टोटल चार्ज इंड्यूस कितना हुआ? जीरो। लेकिन इसके थ्रू से इंड्यूस होने के बाद जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है वो टोटल चार्ज जीरो नहीं है, दो अलग अलग बॉल में सेपरेट कर देंगे तो वो रहेगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है? तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। कोई भी प्रैक्टिकल टेस्ट दिया जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है? वो पैसेज टाइप का भी क्वेश्चन आपको देंगे करने के लिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ सारा चीज? वेरी गुड। तो अब हमें समझ में आया कि why electric field inside a conductor is zero, because the flux inside is zero. ठीक है? कोई अगर पूछेगा कि when a conductor is exposed to external electric field, the net electric field inside the conductor is zero. Why? क्या कहोगे? ये कहोगे कि due to the external electric field, equal and opposite charges are induced on the two surfaces of the conductor, है ना? और उसके बाद the induced charges produce an electric field opposite to the external electric field. The process of induction continues till the external electric field is superior or more than the induced electric field. When they neutralize each other, the net electric field inside becomes zero. So electric field inside is zero. ठीक है? अच्छा, ये आपको समझ में आप कहोगे कि सर ये जो ठीक है समझ में आया, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये अंदर से जा रहा था और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना जो कि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर लिया, समझ में आ गया ये भी, और नेट फील्ड जीरो हो गया। अब ये था नेगेटिव चार्ज सपोज, और ये था पॉजिटिव चार्ज, हम इसको ग्राउंड के साथ जोड़ चुके हैं। अब ग्राउंड के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर तो और पॉजिटिव चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नहीं यहाँ पे, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तब आता है when the lines of flow are able to enter. यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फ्लो आ रहे हैं, फील्ड लाइन्स आ रहे हैं, वो तो ये पे खत्म हो गया, अंदर जाएंगे तब ना। अरे ये न्यूट्रलाइज हो चुका है, फिर भी फील्ड लाइन तो यहीं पे खत्म हो गए।
रहेंगे तब जाके उनका डेंसिटी के हिसाब से हाउ क्लोजली दे आर पैक्ड दे डिसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो गया तो जीरो हो गया। अब ये न्यूट्रलाइज होने के बाद भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो ओनली। नेगेटिव चार्ज में जो बनाएगा, सुनो भाई, ये जो फ्लक्स निकल के जा रहा है नेगेटिव चार्ज में, ये नेगेटिव मान लो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के आके यहाँ पर खत्म हो गया, तो नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स तो इधर ही लिमिटेड हो गया ना, फील्ड लेंस इधर आया नहीं। जैसे कुछ नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग, इट टर्मिनेट्स हियर। दिस इज द वे वी मेक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। होता क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म को यहाँ पे बता भी देते हैं। होता ये है कि जब कोई एक मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ वोल्टेज का काम होते रहता है। उसमें क्या होता है, मान लो कि एक छोटा सा सेंसिटिव प्रोसेसर है जिसके ऊपर मान लो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो गड़बड़ कर जाएगा। इंडक्शन ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया, क्या मालूम, कोई लोहे की चीज़ को जैसे पकड़ा, हाथ में स्पार्क हो गया, किसी दूसरे के हाथ मिला स्पार्क हो गया। अभी 2-4 दिन पहले मैं किसी के साथ, वो एनुअल फंक्शन था हमारा, बहुत सारे काम कर रहे थे, दिन भर जूता पहन के घूम रहे, कोई किसी से हाथ मिला, उड़ किया उसका हाथ में, मेरे हाथ से उसके हाथ में स्पार्क हो गया। ऐसा क्या हुआ, बोले ऐसे होता है, स्टैटिक चार्ज डोंट वरी, एक बार होगा, 2 बार मिला ये कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर तो चार्ज था, क्योंकि मैं ग्राउंड के साथ डिस्कनेक्टेड हूँ लंबे समय से, रॉबिंग हो रहा है जूते के साथ, चार्ज इंड्यूस हो गया, पूरा बॉडी में चार्ज है। ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हुए तो तुम लोग देखे होगे ना, चट 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 आवाज करता ही नहीं, पूरा स्पार्क होता है ब्लैंकेट में। फॉर वाला ब्लैंकेट है वो पूरा स्पार्क करेगा, है ना, तो स्टैटिक चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है। मेरा ये कहना था, क्या कहना था मैं भूल गया यार, वो बताइए क्या बोला था, शील्डिंग। हाँ, तो मान लो कि कोई यहाँ पर कोई एक हाई वोल्टेज का चीज है किसी एक सर्किट में, और उसके चलते हैवी चार्जेस है, और यहाँ पर कोई छोटा सा बेचारा इक्विपमेंट है, मान लो कि ट्रांजिस्टर है, स्मॉल ट्रांजिस्टर। अब देखो जब ट्रांजिस्टर खरीदोगे ना, उसके ऊपर आपको एक टोपी मिलेगा ऐसे, मेटल का कैप ऐसे मिलेगा, मतलब कि कॉस्टली वाले बता रहा हूँ, मान लो 555 वाइब्रेटर ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो ऐसा मिलेगा। लॉजिक क्या होता है कि इसके चलते अगर कोई लाइन ऑफ फ्लक्स भी आया तो यहीं पे खत्म, इधर से शुरू, अंदर नहीं गया। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। आपको मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, मान लो कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज के पास रखा गया है, ये हरदम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना के इसके तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। आप उसके चारों तरफ कोई कंडक्टिंग एनक्लोजर रख दो, मेटल का एनक्लोजर रख दोगे तो ये जो फील्ड जाएंगे वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, इधर से निकल के चले जाएंगे, उसके पास तो नहीं पहुंचे ना, दे आर नॉट रीचिंग हियर। तो दिस इज सेफगार्ड, समझ में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड कर देना उसको, SHIELD, समझ में आ रहा है ना, शील्डिंग। शील्ड किसको कहते हैं, वो लड़ाई करते हैं ना, देखियो कि नहीं देखियो, भाला से जब मारता है दूसरा वाला दिखाता है ना उसको धूम करके बचाने के लिए, तो देखियो नहीं देखियो, क्या कहते हैं उसको, हाँ सर पढ़े हो सब, शील्ड, हाँ वही, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमारे बंगाली में क्या बोलते हैं, बंगाली लोग पकड़ते नहीं है तो बोलेंगे कहाँ, पकड़ते हैं नहीं, हम लोग खाली सर भाला ही पकड़ते हैं। क्या समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? आई लीव दिस वर्ड टू यू एंड आई वांट यू टू गिव इम्पोर्टेंस एंड नोट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्वेश्चन कभी कभार थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं। तो क्या है ये, टू प्रोटेक्ट ए बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी कवर इट विथ ए कंडक्टिंग एनक्लोजर सो दैट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड लाइंस कैन नॉट रीच द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लिख लो अपने हिसाब से, सब कुछ मैं ही लिखूंगा, मेरा ऐसे भी व्हाइट इंक खत्म हो गया तब से लिख रहा हूँ। क्या इंक खत्म नहीं होता, क्या हुआ, कोई एक बॉडी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में से बचाना है, ये है कोई कंपोनेंट, उसको बचाना है, उसके चारों तरफ कंडक्टिंग एनक्लोजर कर दिए, कंडक्टिंग एनक्लोजर कर दिए, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन जाएंगे वो ऐसे आएंगे, यहीं पे खत्म, इधर से शुरू, तो दिस इज प्रोटेक्टेड कंपोनेंट, प्रोटेक्टेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ में आया? पूरा वीडियो को देख के आप वन लाइनर स्टेटमेंट बनाओगे तो आपके ज्यादा काम में लगेगा। वन लाइनर में पैसे से पैच बनाने से नहीं होता है।
जैसे कि कंडक्टर एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेप 1 ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ऐसे करके रखोगे तो चीज़ें रहेंगे, नहीं तो याद रखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और ऐसे टाइप लिख देने से तुम लोगों को तकलीफ होगा याद रखने में, मैं इसलिए छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाता हूँ। हाँ, तो एक चीज समझ में आ गया कि whenever a conductor is exposed to external electric field, the electric field inside becomes zero. The other thing which you have skipped was the lines of flux enter or come out from conducting surfaces in a direction normal to the surface, perpendicular to the surface. क्यों होंगे perpendicular? ठीक है, चलिए सोचते हैं। तो now I am talking about a case conductor obliquely exposed to external electric field। बोर्ड में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, सब चीजें मिलता है, बोलेंगे परपेंडिकुलर होता है, क्यों होता है वो गाली करेंगे, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट देन यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन दैट इफ यू गो फॉर जेईई एडवांस। ठीक है, कंडक्टर ओब्लिकली एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओब्लिकली एक्सपोज मतलब पहला केस में जाने अनजाने में आप लोगों को पहला पूछला कि मैं क्या किया, ऐसा कोई कंडक्टर था उसके सामने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और मैं सारा चीज आपको समझा दिया, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होगा, टेढ़ा होगा, तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, ओब्लिकली एक्सपोज्ड। जैसे मैं फिगर बनाने के लिए कुछ ऐसे करता हूँ, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में टेढ़ा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ लाइक दिस। ठीक है, ध्यान से देखना, सारा चीज नहीं लिखेंगे, खाली समझ लेंगे और छोड़ देंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट्स ए फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर, इट हैज गॉट कंपोनेंट्स। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वो आके यहाँ का इसके पास पहुंचेगा तो हम कहेंगे इसको आई कैन रिजर्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स, एक tangential component, एक normal component, call it the normal component of electric field and this is the tangential component of electric field। समझ में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नॉर्मल कंपोनेंट के चलते क्या होता है, अभी अभी तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल है, अभी अभी तो देखिए क्या हो गया, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको कैंसिल कर दिया, अंदर ये आके जीरो हो गया। ये सारा कहानी हम लोग देख चुके हैं, इसका इफेक्ट को हम लोग देख चुके हैं, इसके लिए क्या होने वाला है वो देखना है। समझ में आ रहा है, ये कहाँ है, क्लोज टू द सरफेस, आउटसाइड। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, दोज नेगेटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन इधर, और जो पॉजिटिव चार्जेस दे विल बी अट्रैक्टेड टू दिस पोजीशन, कहाँ पर, एट द सरफेस। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, you get a pool of negative charge equivalent of positive charges due to this component of electric field। अब ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहाँ से कुछ चार्ज इंड्यूस हुए और ये इंड्यूस चार्ज के चलते कुछ फ्लक्स चलेंगे। फ्लक्स कैसे चलते हैं, लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस कैसे चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकल के तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे चलने लगेंगे। आर यू गेटिंग? दे विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। कब तक, जब तक ये इंड्यूस्ड फील्ड से ज्यादा ताकतवर है, चार्जेस को भेजते रहेगा। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, एक समय आएगा कि ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये वाला फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा। आर यू गेटिंग? Ultimately, the charges at the surface will produce an electric field in this direction, which will counterbalance this electric field. Now at the surface, what are the different electric fields? एक तो हुआ उसका नॉर्मल कंपोनेंट, एक तो हुआ टेंजेंशियल कंपोनेंट, तीसरा इंड्यूस्ड कंपोनेंट, चौथा तो अंदर है, बाहर नहीं, चौथा अंदर है जो इसको कैंसिल कर रहा है। Are you getting? तो सरफेस पे जो तीन हुए वेक्टर, ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बच गया कौन, ओनली दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो काउंटर हो जा रहा है। Are you getting? Electric field is normal means you know the tangent to the lines of flux gives the direction of electric field. That means the electric flux or field lines are normal to the surface. समझ में? कहने का मतलब है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पीस ऑफ कंडक्टर है, यहाँ से कोई फील्ड लाइन अगर आया तो आएगा नो डाउट, लेकिन पास आते वक्त ऐसे हो जाएगा, the tangential component will be nullified। क्या बात समझ में आ रहा है? So you say the lines of flux are always normal to the surface। निकलेगा भी तो यहाँ से जाएगा इधर, अलग बात है, लेकिन निकलेगा normal to the surface।
सो लाइन्स ऑफ फ्लक्स, फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और फील्ड लाइन को टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। सो इट इज सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, whatever may be the charge, whatever may be the shape, at any point the electric field is normal to the surface. ये याद रखना है। What is the direction of electric field at the surface of conductor? It is always normal to the surface. समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आया क्या? वो चीज लिखना है। इतना बड़ा कहानी को क्यों लिखना है तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या लिखना है? The lines of flux और field lines, फील्ड लाइन्स, आप लोग फील्ड लाइन्स बोलते हो। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, hence on the surface on at any point on a charged conductor, at any point on a charged conductor, the electric field is normal to the surface. समझ में? तो अगर हम कहेंगे ऐसा शेप का कोई एक चार्ज कंडक्टर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन में है, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिस्कशन से ये दो स्टेटमेंट ही खाली याद रखना है। सो कुड यू फॉलो चार्जिंग बाई इंडक्शन? चार्जिंग बाई कंडक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं, एक बॉडी को लाके दूसरे के साथ टच करवाओ, चार्जेस है शेयर, है ना। नाउ चार्जिंग बाई रबिंग। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन का टिपिकल क्वेश्चन देने से आप लोग कर सकते हो सोच के, है ना। कॉन्सेप्ट तो आ गया, कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं दूंगा आपको, पैसेज टाइप का दूंगा, उसमें सोच के आपको करना है, फिगर बना के दूंगा। इज इट अंडरस्टूड? नाउ चार्जिंग बाई रबिंग। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये क्या है? YouTube में बढ़िया बढ़िया वीडियो आता है, वो बिल्ली के ऊपर बैलून को घिस के छोड़ देता है, बैलून का बिल्ली को चिपक जाता है, देखो कभी? हाँ मैं देखा हूँ। अच्छा बैलून लाता है, बिल्ली के पीठ में घिस के छोड़ देता है, चिपक गया उसके साथ, बिल्ली चलता रहता है पीठ पे लेके, गिरता नहीं है। देखो अभी तक जो इंडक्शन कंडक्शन दोनों हुआ, इट वॉज ओनली विथ कंडक्टर्स। अब बात कर रहे हैं इंसुलेटर का। इंसुलेटर के केस में, कंडक्टर के केस में ये नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट पार्ट में मैं कहीं देखा था। कैन यू रॉब टू कंडक्टर टू गेट देम चार्ज, ऐसे करके रिसेंट पार्ट में कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा, लेकिन ये देखा था कहीं। ये नहीं होता है, ओनली इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। होता क्या है फ्रिक्शन में? हम पहले भी समझ चुके हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्यों होता है? कुछ बुक में थोड़ा लो लेवल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, वो दिखाते हैं कि ये सरफेस में ऐसे इरेगुलरिटीज है, ये सरफेस में ये इरेगुलरिटी है, जब इसको इसके ऊपर घिसते हैं तो एक दूसरे के साथ फंस जाता है, तो फ्रिक्शन आता है। नो, दैट इज मैकेनिकल लॉकिंग। ठीक है, कोई चीज जा रहा है, उसको इसे नीचे से इसे पकड़ लोगे तो उसको फ्रिक्शन बोलोगे क्या? नहीं, दैट इज नॉट फ्रिक्शन। बोलते इसके लिए, इसलिए इसको पॉलिश कर दो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट लाइक। अगर बहुत ज्यादा पॉलिश कर देंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। कभी किसी ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट को खींच के देखो, भाई ओवर पॉलिशिंग फ्रिक्शन बिकम्स वेरी हाई। हाँ, कुछ पाउडर वाउडर डाल दिए तो बात अलग है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया। तो फ्रिक्शन होता क्यों है? पहले भी हम लोग जब लास्ट ईयर की डिस्कशन में देखे थे, वो ऐसा था कि मैं थोड़ा गैप करके बना रहा हूँ। यहाँ पर कोई एक एटम है न्यूक्लियस है, जिसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसके है। अब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बंधा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ बंधा हुआ है। जब दोनों को हम पास लाएंगे, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी अट्रैक्ट करने लगेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने लगेगा। दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आर यू गेटिंग?
सुन लो कि ये तुम्हारे पापा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारे दोस्त के पापा। अब तुम लोग इधर से जा रहे थे ऐसे, वो उधर से आ रहे थे, जैसे बगल में तुम लोग हेलो हाय बोल के एक दूसरे को हाथ पकड़ लिए। अब डिपेंड करता है कि किसके पापा जोर से पकड़े। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे हाथ को जोर से पकड़े तो ये लड़का तुम्हारे साथ खींचे जाएगा, है कि नहीं? और इसके पापा जोर से पकड़े तो उनके साथ खींचे जाओगे। आर यू गेटिंग? दोनों बराबर जोर से पकड़े तो कोई नहीं होगा, हेलो हेलो करेंगे फिर आगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग? अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये न्यूक्लियस का बंधा हुआ है, ये इसके साथ बंधा हुआ है। जब दोनों का हम रगड़ देते हैं, अगर इसका इसके ऊपर फोर्स कम है, यही खींच लेगा, ये छोड़ के इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर मूविंग, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, देयर इज ए ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग। रखे रहने से कुछ नहीं फ्रिक्शन। अभी अगर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, फोर्स है कदम है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। लेकिन जैसे हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, ये जो इंटरनल फोर्सेस विल कम इनटू प्ले। कब आएंगे? व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फोर्स जब पास में होगा तभी होगा। इसलिए तो कोई चीज को दबा के रखते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है। अरे नहीं, दे कम क्लोज, व्हेन दे आर कमिंग वेरी क्लोज द फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अब ये क्या हुआ, ये एक दूसरे को पकड़े, जब खींचे, अगर ये न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन को जितना जोर से खींच रहा है, ये उतनी जोर से खींच रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारे पापा तुमको लेके आगे निकल गए, इसके पापा इसको लेके आगे निकल गए, कोई तकलीफ नहीं हो। मान लो उसके पापा कुछ उधर मोबाइल में बात करते, इधर धीरे से पकड़े थे, तुम हेलो हाय बोल के इसको पकड़ लिए, पता चला वो भी अपने पापा से छूट गया। क्या तो अरे समझा देना। तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे कुछ हुआ तो मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी चार्ज ऑपोजिटली चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, और ये दोनों कांटेक्ट में। अगर ये कंडक्टर होते तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाते, क्योंकि कंडक्टर की केस में ना इसका इलेक्ट्रॉन ये जोर से खींच रहा है, ना इसका इलेक्ट्रॉन ये जोर से खींच रहा है। तेरे पापा भी उसको बढ़िया, तुमको बढ़िया से नहीं पकड़े, उसके पापा तुमको बढ़िया से नहीं पकड़े, तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं है ना, देयर इज नो बॉन्डेज, देयर इज नो फ्रिक्शन। कोई फ्रिक्शन होगा क्या? तू तुम्हारे पापा के हाथ से कब फिसल गया, वो कब निकल गया, दोनों पापा को पता नहीं चलेगा, दूसरे चले गए, बाद में देखेंगे पता चला बेटा कहाँ गायब हो गया, क्योंकि फोर्स वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियरली? तो ये कंडक्टर होता था, ऐसे नहीं होता। और अगर कंडक्टर होता था, कनेक्ट में रहने से एक दूसरे को, भाई मेथड ऑफ कंडक्शन जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते। कंडक्टर को रगड़ने से वो चार्ज नहीं होंगे, को होंगे इंसुलेटर्स, क्योंकि दिस चार्जेस कैन नॉट फिजिकली मूव थ्रू इंसुलेटर्स। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ देंगे तो क्या होगा कि सिल्क से ग्लास रॉड से नेगेटिव चार्ज निकल के उसमें ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, सिल्क बन जाता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ग्लास रॉड बन गया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क बन गया नेगेटिव चार्ज। तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का मटेरियल है और इसमें फोर्सेस कैसा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते ये प्लास्टिक पेन को सर कोई कंघी के साथ रगड़ देंगे, क्या कौन पॉजिटिव होगा? अब डिपेंड करता है दोनों का स्ट्रक्चर के ऊपर, और दोनों के ये फोर्सेस हमें मालूम है, हम गेस कर सकते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। अगर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी बंधा हुआ है, लेकिन फोर्स इज लेसर देन दिस, और फिर बगल में रगड़ लिए, हो सकता है ये निकल के उसमें चले जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। किस किस्म का बॉन्डिंग बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है कि कुछ आयनिक बॉन्ड बना है कि किस किस्म का बॉन्ड बना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे एक ऑर्गेनिक चीज है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो इंसुलेटिंग है तो आप कहोगे इसमें चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द टू बॉडीज। कितना चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट और अनइक्वल एंड अपोजिट, जितना इसमें ट्रांसफर ऑलरेडी सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर चार्जिंग द बॉडीज विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। कंडक्शन की केस में दे विल रिपेलिंग, इंडक्शन की केस में डिपेंड्स हाउ यू आर इंड्यूसिंग। अगर एक बॉडी को दूसरे चार्ज इंड्यूस कर रहे हो और उसको फिर बाद में उसको ग्राउंड कनेक्शन करके ग्राउंड डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज बन गया, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। So just don't generalize, you understand the process. After induction, conduction and rubbing, the bodies, two bodies will attract or repel. You can see and tell depending upon the cases. समझ में आया? तो ये आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। क्या लिखेंगे? When two non-conducting bodies are rubbed against
each other. Some electrons of one is transferred to other. Transferred to other. This method of charging is called charging by friction. Charging by friction. Glass rod rubbed with silk or wool gets positively charged. अब किसको किसके साथ रगड़ने से कौन सा चार्ज बनेगा उन दोनों को मालूम है, हमको मालूम नहीं. इट ऑल डिपेंड्स देयर इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन है कि नहीं. दोनों सिमिलर चीजों को रगड़ेंगे तो क्या होगा. अब दोनों में तो बराबर फोर्स है. दो एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी के ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. तो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा हो रहा है चीजें. दो कंडक्टर को रगड़ेंगे नॉट पॉसिबल, इसलिए मैं नॉन कंडक्टिंग करके मेंशन किया हूँ यहाँ पर. अब ये नहीं कह सकते सिमिलर चीज को रगड़ेंगे तो नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स उसका शेप कैसा है. एक का शार्प एज है, दूसरा का ब्लॉन्ट एज है. उसको रगड़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ हो भी जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं. तो थोड़ा सा कुछ हो भी जाएगा. तो ये नहीं कह सकते. बट इन जनरल चार्जिंग में फ्रिक्शन इज डन बाय रबिंग टू नॉन कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल अगेंस्ट ईच अदर. बाय रबिंग कंडक्टिंग मटेरियल्स नो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. समझ में. एंड आफ्टर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन the bodies will attract each other or repel each other. CD will tell. क्या अगर दो बॉडी को रगड़ के फ्रिक्शन से हम चार्ज प्रोड्यूस किए, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे. सार नहीं, बॉडीज. सार तो अट्रैक्ट करता ही है. हाँ बोलो, अट्रैक्ट करेगा. वेरी गुड, समझ में आया. तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ फील्ड लाइंस के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, वो यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ व्हाट इज करंट, then what is resistance, what is potential difference, and then Ohm's law and everything will start. That is the chapter we have read in class 10. तुम लोग यूजुअली पढ़ते हो क्लास 10 में. ये सब चीज़ों को मैं बताया थोड़ा सा चार्ज का कंसेप्ट. बाकी चीज़ों को समझाने में मुझे आसान रहेगा, लॉजिक समझाने में. समझ में आ रहा है. और ध्यान रहे कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब कोई एक वायर में करंट फ्लो कर रहा ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है. जीरो तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों भाग रहा है, कोई भगा रहा है ना उसके अंदर से. तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में काफ़ी अंतर है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो नहीं है. और तुम लोग पढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस. जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कल कोई बोल रहा था दी वार्डन अगेंस्ट, नहीं हाँ तुम बोल रहे थे ना वार्डन के बारे में. अब सोचो वार्डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. सोचो तो ये कोई एक कंडक्टर है जो तुम जानते हो, तुम्हारे नॉलेज को कह रहे हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं. दी वार्डन इन मूविंग यूनिट फॉर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ऐसे कुछ तुमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बोला. लेकिन सोचो तो मान लो कि ये कोई एक्सटर्नल फील्ड में है या फिर इसमें कोई चार्ज है, कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता. दो कैसे हो सकता है. मान लो इसमें चार्ज है तो इसमें जो लाइन्स ऑफ फील्ड लाइन्स है वो ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे नॉर्मल टू दी सरफेस. आप अगर यहाँ से यहाँ पर जाओगे ऐसे, दीज फोर्सेस के चलते क्या बात हो रहा है लेके जाने में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. वार्डन विल बी जीरो. No work is done. So in a conductor you cannot get a potential difference between 2 points. If you understand the logic. वो बोलेंगे नहीं होता है, कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है. क्यों होता है, लॉजिक है. क्योंकि इट इज द वार्डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, आप ऐसे जा रहे हो तो वार्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा. इसलिए जीरो होता है. तो चीज़ों को समझोगे तो मुझे वो सारी चीज़ समझाने में आसान होगा. समझ में आ रहा है. तो कंडक्टर में कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है. सिंगल कंडक्टर हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स इज नॉट पॉसिबल. पोटेंशियल विल बी सेम. समझ रहे. तो मेरे हिसाब से आज का थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अनदर आर्टिकल विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, विल बी बेटर. मैं तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतना सारा थ्योरी था. कुछ लोग तो फ्यूज दिख रहे हैं, देखो उसको कंफ्यूज किया. फूक मार रहा है वो दिमाग में, ठंडा हो जाता है. ऐसे करके मार रहा है, ठंडा हो जाता है. और क्या कर रहा है. हाँ आएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा.
बड़ा कंफ्यूजिंग थ्योरी था ना, समझ में आ गया सबको? लॉजिक समझ, एक बार समझ जाओगे तो भूलने की कोई जरूरत नहीं। और इसमें से कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड एवरीवेयर बट नो डायरेक्ट क्वेश्चन। इवन क्लास 12 में वो चीज़ें आपको नहीं बताएंगे कि वाई लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर नॉर्मल टू द सरफेस, वाई दे आर डिसकंटिन्यूअस इनसाइड। फील्ड लाइन्स को लेकर और भी ढेर सारी चीज़ें आपको जितना चाहिए था मैं दिया, जितना मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। ये सारा चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ मैग्नेटिज्म चैप्टर में। फिर से ऐसे हुआ था ना, इसलिए ऐसे होगा बोलने में मुझे आसान होगा, इसलिए मैं बताया फील्ड लाइन्स। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।